नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व ज्योग्राफी में महाद्वीप ये चैप्टर अपना चल रहा था और महाद्वीपों में हम पढ़ रहे थे दक्षिणी अमेरिका। जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट भर्ती परीक्षा और अन्य एसएससी इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटिव चैप्टर है। तो दक्षिण अमेरिका हम पढ़ रहे थे। दक्षिण अमेरिका इसमें एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज दक्षिण अमेरिका अमेरिका में जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए जानते हैं दक्षिण अमेरिका के रेफरेंस में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें निकल सकती हैं। तो ये आप लोग बना लीजिए, दक्षिण अमेरिका यानी हम पढ़ रहे हैं क्या, दक्षिण अमेरिका। ये हेडिंग बना ले और लिखते चले हम साथ में ही। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में हमने चर्चा की कि ये संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जाने तो ये पांचवा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की खोज उन्हीं के द्वारा की गई जिनके द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई। कौन थे? कोलंबस। कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 में की, तो दक्षिण अमेरिका की खोज 1498 में की। 1498 एक वो समय था जब भारत की खोज भी वास्को डिगामा कर रहे थे। आप लोगों ने पढ़ा कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, इन दोनों के बीच में पनामा जल संधि है और पनामा नहर के द्वारा ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर हमने जाना कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण की अगर हम बात करें तो दक्षिण में मैगेलन जल संधि है जो दक्षिण अमेरिका के, आपने जाना अर्जेंटीना को इसके फ्यूगो द्वीप से क्या करती है, अलग। और उसके बाद में फिर आपने जाना कि एक ड्रेक पैसेज जल संधि है जो फ्यूगो द्वीप को अंटार्कटिका से क्या करती है, अलग। और ये दोनों की दोनों जल संधियां अटलांटिक महासागर की जलीय राशि को किससे मिलाती हैं, प्रशांत महासागर की जलीय राशि से मिलाती हैं। इसके बाद में हमने दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक और राजनीतिक इन स्थितियों को जाना। तो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में हमने जाना कि इसके नॉर्थ की अगर बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके दक्षिण की हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, और दक्षिणी अमेरिका की अगर बात की जाए किस हिस्से की, पूर्व की, तो यहाँ अटलांटिक महासागर का जलीय भाग है। पश्चिम की बात करें तो प्रशांत महासागर का जलीय भाग है। तो ये हमने इसकी कुछ भौगोलिक या प्राकृतिक स्थितियां देखी। फिर राजनीतिक दृष्टि से तो देखा गया, इसका वर्गीकरण किया। और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इस पर मुख्य भूमि पर कितने कंट्री हैं, यानी 13 देश हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि 13 देश हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा ये रिपीट आपको करता हूँ और आगे बढ़ाते हैं। इस महाद्वीप में जो भी शेष बचा हुआ है उसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो दोस्तों ये जो महाद्वीप है जिसे हम पढ़ रहे हैं यानी दक्षिणी अमेरिका, इसकी जो शेप है यानी आकृति जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, वो याद रखना इस तरह की कुछ आकृति है, चिलम की तरह। यानी इस तरह कुछ चिलम के समान इसकी क्या है, आकृति है। इस तरह से ये आकृति वाला ये महाद्वीप अपना कौन सा, तो हो जाएगा ये महाद्वीप अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब देखो, दक्षिणी अमेरिका जो अपना महाद्वीप है इसको सबसे पहले हमें राजनीतिक तरीके से जानना है। राजनीतिक तरीके से अगर हम इसकी कंट्रियों के विषय में जान गए तो फिर किसी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। जैसे कि ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की अगर हम उत्तरी भाग की बात करें, उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें तो इसके उत्तरी भाग में याद रखना ये इसका हो गया कौन सा भाग, उत्तरी भाग। और दोस्तों इसके उत्तरी भाग की अगर बात की जाए तो इसके उत्तरी भाग में याद रखना 5 देश हैं। यानी इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में देश हैं तो 5 देश हैं। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि पर टोटल कितनी कंट्री हैं, 13। अब इन 13 कंट्रियों में से इसके नॉर्थ के हिस्से वाले भाग को देखें, उत्तरी भाग को अगर हम देखें तो उत्तरी भाग पर कितने देश हैं सर, उत्तरी भाग पर 5 देश स्थित हैं, याद रखिए। अब वो 5 कौन कौन से देश हैं,
तो यहाँ आप लोगों को एक देश याद रखना है, यहाँ एक देश याद रखना है, फिर यहाँ एक देश इसका हो गया, एक यहाँ देश हो जाएगा, एक ये हो गया दोस्तों, और एक ये हो गया। यानी इसके उत्तरी हिस्से में कितने देश हैं? तो आप लोगों का जवाब हो जाना चाहिए 5 देश हैं। अब ये पांचों के पांचों देश आपको अच्छे से आने चाहिए, पांचों के पांचों देश अच्छे से आने चाहिए। तो कौन कौन से वो 5 देश हैं देख लेते हैं। तो इसके उत्तरी भाग में है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ आपका देश हो जाएगा कौन सा? कोलंबिया। तो दोस्तों कोलंबिया की हम बात करें तो याद रखें कोलंबिया जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक कंट्री है, और पूरे विश्व में पन्ना, पन्ना जो है एक खनिज होता है, आध्यात्मिक खनिजों के अंतर्गत आता है पन्ना, से एमरल्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी हरी अग्नि भी कहा जाता है क्योंकि यह हरे रंग का होता है। मरकत और तार्क के नाम से भी इसे जानते हैं, और पूरे विश्व का लगभग 22% दोस्तों पन्ना उत्पादन कहाँ से होता है? कोलंबिया से। इसलिए पन्ना उत्पादन में कोलंबिया का प्रथम स्थान है। तो ये इसके उत्तरी देशों में है कौन सा? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में देखिएगा नेक्स्ट जानते हैं साथियों, अगला इसका जो है उत्तर में वो कौन सा देश है? तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये जो है वो है वेनेजुएला। कौन सा एक देश हो जाएगा? वेनेजुएला। तो याद रखना वेनेजुएला है ना, वेनेजुएला ये उत्तरी देशों में एक देश हो गया, कौन सा? वेनेजुएला। ये वेनेजुएला जो कंट्री है वो भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की क्या है? कंट्री है। आइए इसके बाद में जानते हैं नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करें तो अगला हो जाएगा गुयाना। अगला कंट्री कौन सा होगा? गुयाना। एक देश हो गया दोस्तों गुयाना, और गुयाना के बाद में हम जानना चाहें तो यहाँ आप लोगों का एक कंट्री हो जाएगा कौन सा? सूरीनाम। दोस्तों यहाँ होगा कौन सा नाम? भी नाम हो जाएगा, और इसके बाद में ये जो कंट्री होगी वो अपनी हो जाएगा क्या? फ्रेंच गुयाना। कौन सा वाला? फ्रेंच गुयाना। तो याद रखना दोस्तों इस तरह से फ्रेंच गुयाना, इस तरह ये इस महाद्वीप के उत्तरी भाग में कुल कितनी कंट्री हैं? तो ये 5 कंट्री इसके क्या है? उत्तरी भाग में। और ये चीज अगर हमारे दिमाग में है तो हम आराम से फिर एक एक सवाल को हल कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं जिसके उत्तरी भाग में 5 कंट्री आती हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, यानी कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गुयाना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका, ये उत्तरी भाग हो गया। उत्तरी भाग के अलावा इस हिस्से की बात करते हैं तो ये जो इसका पार्ट है इसे पश्चिमी भाग कहेंगे। इधर वाला पश्चिमी भाग ये जो होगा, पश्चिमी भाग में याद रखें 2 कंट्री हमें याद रखनी है। यानी पश्चिमी भाग में दोस्तों कितनी कंट्री है? तो 2 कंट्री दोस्तों यहाँ हमें याद रखनी है, और वो आपकी हो जाएंगी नंबर 1, एक कंट्री यहाँ होगी दोस्तों, और एक यहाँ हो जाएगी। पश्चिमी भाग में जो कंट्री होंगी तो एक अपनी होगी इक्वेडोर। कौन सी होगी? इक्वेडोर। और आपको मैं बता दूं अपनी जो रेखा है, कौन सी रेखा? तो भूमध्य रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा जो विश्व में निकाली गई है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, वो याद रखें पश्चिम से पूरब की ओर जब उसको निर्धारित किया गया तो इस महाद्वीप की इक्वेडोर कंट्री से उसे प्रारंभ किया गया खींचना। काल्पनिक रेखा है वैसे, इस वजह से उसे इक्वेडोर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा और इक्वेडोर रेखा भी कहा जाता है क्योंकि वो यहीं से प्रारंभ की गई थी। तो ये इसका एक कंट्री हो गया इक्वेडोर। के बाद में दोस्तों जान लेते हैं यहाँ है पेरू। यानी क्या हो गया दोस्तों? पेरू हो गया। तो याद रखना ये इसके दोनों के दोनों जो हैं, दोनों की दोनों जो कंट्री हैं वो कौन से भाग में सर? तो ये हो गया दोस्तों इसके पश्चिमी भाग में। कौन सा भाग हो गया? तो याद रखिएगा ये पश्चिमी भाग हो गया, पश्चिमी, पश्चिमी क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के कितनी कंट्री हो गई? 7। यानी हमें इसमें जितनी कंट्री हैं टोटल वो जाननी है, और टोटल कंट्रियां कितनी हैं? 13। पहले उनके विषय में जानना जरूरी है कि भाई इनका जी के पढ़ेंगे तो कौन कौन सी वो कंट्री है। इसके बाद में देखिएगा
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इधर के हिस्से की, यानी पूर्वी। तो दोस्तों इसके पूर्वी हिस्से की अगर हम बात करें तो इसके हिस्से में एक कंट्री यहाँ है दोस्तों, एक यहाँ एक कंट्री है और एक कंट्री यहाँ है। अच्छा, ये कौन कौन सी कंट्री है तो इनके में जानते हैं। तो ये इसका एक देश है दोस्तों, ब्राजील। और याद रखना, ये क्षेत्रफल के आधार पर इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। कौन सा? ब्राजील। ठीक है, तो ये ब्राजील है। ब्राजील के बाद में इधर हम देखेंगे, यहाँ एक देश है दोस्तों, कौन सा? उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे, है ना। ये ज्यादा कठिन नहीं है, 3-4 बार अगर हम रिपीट करें मैप को तो आराम से ये चीजें दिमाग में रह सकती हैं। और इस आधार पर यदि पढ़ा जाए तो किसी भी प्रकार की फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक, अब इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट जानते हैं हम इस महाद्वीप के दोस्तों कहाँ? दक्षिण में, यानी इसके दक्षिण में कौन कौन सी कंट्री है। तो ये इस दोनों की दोनों जो कंट्री होंगी वो इसके कौन से भाग में है साथियों? पूर्वी भाग में। भाग में है, भाग में दोनों की दोनों क्या है? कंट्रियां। ठीक है, अब उत्तर में बताओ कितनी कंट्रियां हैं पूर्वी भाग में, यानी कितने देश हैं सर? तो 2 देश पूर्वी भाग में हो गए, 2। उसके बाद में उत्तरी भाग में 5 हो गए। पश्चिमी भाग की हम बात करें तो यहाँ भी दोस्तों कितने देश हो गए? तो यहाँ भी 2 देश हो गए। यानी कुल मिला के अब देशों की संख्या कितनी हो चुकी है? 9। 5 ऊपर थे, दोनों तरफ 2-2 हो गए, 9 देश हो चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आइए जानते हैं इस महाद्वीप के और दक्षिण की ओर। तो इसके दक्षिण यहाँ दोस्तों एक कंट्री है और यहाँ एक कंट्री है। और ये जो कंट्री है याद रखें, इसे चिली के नाम से जाना जाता है, यानी इसे किस नाम से जानते हैं? चिली। और इस कंट्री की अगर हम बात करें तो याद रखें, इस कंट्री को जाना जाता है किस नाम से? तो इसे जाना जाता है अर्जेंटीना, यानी अर्जेंटीना के नाम से साथियों, अर्जेंटीना इस नाम से याद रखें इसे जाना जाता है, यानी अर्जेंटीना। और हो गई क्या? चिली। तो इसके दक्षिण की हम लोग बात करें कि भाई इसके दक्षिण में, तो याद रखना दोस्तों इसके दक्षिण में भी एक आए में दक्षिण में, तो दक्षिण में 2 देश हैं। दक्षिण में भी कितने देश हैं? 2। अब आप मुझे फटाफट बताएं कंट्री कितनी हो चुकी है? क्या 13 हो गई? बहुत बढ़िया। नशे पते में कौन कौन आते हैं तुम में से? अच्छा, ऊपर कितनी कंट्री हो गई? 5। और इधर 2 7 और 2 कितनी हो गई? 9 और 2 कितनी हो गई? 11। अब आप लोगों की 2 कंट्रियां बची हैं और वो दोनों की दोनों इस महाद्वीप के मध्य में है, यानी वो किसी भी इस सीमा पर नहीं आती, बीच में अंतर्वर्ती कंट्री जिन्हें आप कह सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन कौन सी कंट्री हैं? तो आइए दोनों कंट्रियों के बारे में जानते हैं। एक कंट्री दोस्तों यहाँ हो जाएगी और एक यहाँ हो जाएगी। और इस कंट्री का नाम है सर क्या? बोलीविया। कौन सी वाली कंट्री है? तो वो है दोस्तों बोलीविया। और यहाँ जो कंट्री है, कंट्री का नाम है सर क्या? पराग्वे। क्या नाम है दोस्तों? पराग्वे। और ये दोनों की दोनों जो कंट्री हैं वो याद रख सकते हैं आप इन्हें। ये कहाँ पर है? तो मध्य में है। ये दोनों की दोनों इस कहाँ पर है? मध्य देश हैं। तो याद रखना 2 देश हैं। इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि पर जितने देश थे वो मैंने आपको शो किए हैं। और ये चीज आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये इतना आपको आती है तो आगे का जीके पढ़ने में किसी भी प्रकार की, चाहे वो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अच्छे से आप उसे तोड़ सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में राजनीतिक स्थिति अगर मजबूत है तो सारे बिंदुओं को फिर हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी यहाँ थोड़ा सा मेहनत की जरूरत आपको है कि पूरी की पूरी आपको थोड़ा सा रिवीजन करके दिमाग में बैठानी है। अब इसके बाद में दोस्तों पढ़ना चालू करते हैं। देखें आगे इस महाद्वीप में आधा पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, शेष बचा हुआ पार्ट आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आप ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए और यहाँ से दोस्तों करते हैं स्टार्ट। तो देखें सबसे पहले यहाँ जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या यहाँ दोस्तों आप लोगों को बताया गया इसके बारे में कार्डिलेरा, यानी इस महाद्वीप के, याद रखना इधर देख सकते हैं जिन्होंने क्लास ये नहीं ली, महाद्वीप के इस हिस्से की अगर मैं बात करूं तो इधर प्रशांत महासागर सागर का जल है दोस्तों। और इस हिस्से की बात करें तो इधर अटलांटिक महासागर, यानी जिसे हम अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो इधर तो कौन सा जलीय भाग हो गया बताओ?
अटलांटिक महासागर, इधर हो गया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर हो गया। अब दोस्तों एक चीज यहाँ समझने योग्य है, कि प्रशांत महासागर का जो जलीय भाग है, जलीय भाग को इस महाद्वीप पर, यहाँ इसके जो तट है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये इसका कौन सा वाला तट कहलाएगा बताओ? पश्चिमी तट कहलाएगा। ये कौन सा तट कहलाएगा सर? पूर्वी तट कहलाएगा, क्योंकि इधर का डायरेक्शन पूरब होता है, उधर का पश्चिम। तो पश्चिमी तट पर एक पर्वतमाला फैली हुई है दोस्तों, और वो पर्वतमाला एक डिवाइडेशन का काम कर रही है, यानी प्राकृतिक सीमा बना रही है। प्राकृतिक सीमा इंसान नहीं बना सकता, प्राकृतिक सीमा तो प्रकृति के पहाड़ पर्वत ही बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ अपना ये करौली है, यहाँ कोई पहाड़ निकल गया है, तो उससे इधर उधर डिवाइडेशन हो गया अपने आप। जैसे राजस्थान के बीच में अरावली निकल गई, तो डिवाइडेशन हो गया पूर्वी पश्चिमी राजस्थान। पर यह किसी मानव ने तो नहीं किया ना, तो नेचुरली है, प्राकृतिक है। तो ऐसी सीमा का निर्धारण जो होता है, जो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान बनाया अरावली ने, इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक सीमा कहेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ इसके पश्चिमी तट पर एक पर्वतमाला है, जो 7 कंट्रियों में फैली हुई है। कितने कंट्रियों में? 7 कंट्रियों में फैली हुई है। और ये पर्वतमाला प्राकृतिक सीमा बनाती है। और वो कैसे बनाती है, किस किस को अलग करती है? तो इसकी मुख्य भूमि जो है स्थलीय भाग, इसको प्रशांत महासागर के जलीय भाग से क्या करती है? डिवाइड करती है। अब देखते हैं कौन से 7 देशों में फैली हुई है, कौन सी वो पर्वतमाला है। तो देखिएगा, आप ध्यान लगाएं। तो दोस्तों ये अर्जेंटीना, देखो यहाँ मैं आपको ऐसे बना रहा हूँ, ये जो आप देश देख रहे हैं इस तरह ये अर्जेंटीना है, और दोस्तों सॉरी ये चिली है, और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं पेरू, इस तरह से साथियों ये पेरू है। लेकिन पेरू के इधर आप देख रहे होंगे, यहाँ तक पेरू के इधर तक आप देखेंगे बोलीविया है। तो आप यहाँ तक देखेंगे तो इक्वेडोर हो गया। इक्वेडोर के बाद में साथियों यहाँ हम देखेंगे तो ये क्या हो गया? कोलंबिया। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना 1 हो गया, चिली 2 हो गया, और ये अपना 3 हो गया, ये 4 5 6, और यहाँ से हम देखेंगे तो वेनेजुएला 7 हो गया। अब ये जो मैंने आप लोगों को कंट्री बताई है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर अच्छे से। तो यहाँ से दोस्तों वो पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यानी वेनेजुएला से ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। और ये पर्वत श्रृंखला इस तरह से, यानी इसके तट पर फैली हुई है, अच्छे से इसके काय पर फैली हुई है, अच्छे से इसके काय पर तट पर यह पर्वतमाला फैली हुई है। और दोस्तों याद रखना, ये जो पर्वतमाला है यहाँ से इस तरह से ये फैली हुई है, यानी मैं कह सकता हूँ कि कुल कितने कंट्री में? 7 देशों में फैली हुई है। अब इस पर्वतमाला को हम जाने तो सर कौन सी वो पर्वतमाला है? तो दोस्तों जान लेते हैं पर्वतमाला कौन सी है। तो देखिएगा आप, ये जो पर्वतमाला याद रखें, पर्वतमाला का साथियों नाम है एंडीज पर्वत। यानी कौन सी पर्वतमाला है? वो एंडीज याद रखना पर्वतमाला है। और दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला है, याद रखें। ये एंडीज पर्वतमाला महाद्वीप के 7 देशों में फैली हुई है। 7 देशों में इसका क्या है दोस्तों? विस्तार है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि सर कौन कौन से वो 7 देश हैं जिन देशों में एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है? एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है। तो दोस्तों आप लोग दूर दूर बैठ जाओ ना, इधर उधर बैठ जाओ। एंडीज पर्वतमाला का जो ध्यान लगाइएगा, विस्तार है, वो विस्तार याद रखिएगा कितने देशों में है? तो 7 देशों में। कितने देशों में है? 7 देशों में, ठीक है। अब 7 देशों में कौन कौन से सर वो 7 देश हैं? तो यहाँ आप आराम से याद रख सकते हैं। नंबर 1 ऊपर से क्रम से ले लीजिएगा, वेनेजुएला। दोस्तों ये वेनेजुएला में फैली हुई है, फैली हुई है वेनेजुएला में। इसके बाद में हम दूसरा वाला याद रखेंगे, तो दूसरा आपका आ गया कोलंबिया। सर ये कोलंबिया में भी फैली हुई है, फैली हुई है कोलंबिया में, ये कार्डिलेरा है कोलंबिया में। इसके बाद में इक्वेडोर, ये साथियों इक्वेडोर में भी फैली हुई है, काय में? इक्वेडोर। इसके बाद में आप नेक्स्ट समझिएगा, उसके बाद में आ जाइएगा, ये हो गया पेरू, ये पेरू में भी फैली हुई है। और उसके बाद में मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ इस हिस्से में, चौथे यानी 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि अपना यहाँ कंट्री हो जाएगा कौन सा? 5वां देखिएगा। और 5वें की अगर हम बात करें, उसके बाद में ये फैली हुई है, तो सर ये बोलीविया में भी फैली हुई है। किस में? बोलीविया में फैली हुई है दोस्तों। इसके बाद में 6वें नंबर पे देखिएगा,
ये किस में फैली हुई है? ये चिली में भी फैली हुई है। किस में? चिली में। और 7वें नंबर पे आप देखेंगे ये फैली हुई है काय में? इधर के हिस्से में चिली खत्म हो गया, ये आ गया कौन सा? तो ये अर्जेंटीना में फैली हुई है। अर्जेंटीना में फैली हुई है। यानी इस महाद्वीप के 7 देशों में एक पर्वतमाला फैली हुई है। और इस पर्वतमाला का नाम क्या है बताओ दोस्तों? कार्डिलेरा। कार्डिलेरा प्रकार की ये नाम है। एंडी कार्डिलेरा प्रकार है इसका, एंडीज पर्वतमाला है। अब दोस्तों ये जो एंडीज पर्वतमाला है, ध्यान देना इधर थोड़ा सा इसे ऊपर खिसकाते हैं। देखिए एंडी जो पर्वतमाला, याद रखें इस पर्वतमाला की हम बात करें तो साथियों ये जो पर्वतमाला है, पर्वतमाला की याद रखें लंबाई की अगर बात करें तो दोस्तों ये पर्वतमाला कितनी लंबी है? तो याद रखें ये जो पर्वतमाला है वो 7200, कितना दोस्तों? 7200 किलोमीटर लंबी है। और आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व में इतनी लंबी कोई पर्वतमाला नहीं है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। हाँ, विश्व की सबसे कैसी लंबी पर्वतमाला मानी जाती है? कौन? एंडीज पर्वतमाला। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, सर हिमालय पर्वत नहीं है क्या? हिमालय पर्वत दोस्तों याद रखें 5000 किलोमीटर लंबा है, जबकि ये 7200 किलोमीटर लंबी है। हाँ, हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जरूर है, लेकिन लंबा नहीं है। लंबाई के आधार पर अगर हम जानना चाहें तो पूरे विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है। तो यहाँ हमें ये जानना है कि विश्व में दोस्तों, विश्व में कैसा है सर्वाधिक, पूरे विश्व में सर्वाधिक कैसा पर्वत है दोस्तों? सर्वाधिक लंबा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। यानी विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा माना जाता है? एंडीज पर्वत माना जाता है। दूसरी बात सुनो दोस्तों, ये एंडीज पर्वत है कितने देशों में फैला हुआ है? तो 7 कंट्री में फैला हुआ है। अगला सवाल सुनिएगा, एंडीज पर्वत की अगर हम ऊंचाई जानना चाहें तो साथियों एंडीज पर्वत की जो ऊंचाई है याद रखें, एंडीज पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6000 क्या है दोस्तों? मीटर है। 6000 मीटर है। एंडीज पर्वत की जो ऊंचाई है 6000 मीटर है। जबकि आप हिमालय पर्वत की ऊंचाई जानना चाहेंगे तो उसकी ऊंचाई ज्यादा है। ऊंचाई के अकॉर्डिंग अगर हम जाने तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय। और लंबाई के आधार पर विश्व में सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत है। अब दोस्तों एक और सवाल बनता है, जैसे कि आप लोग हिमालय के बारे में कुछ बातें सुनते होंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना, नाम तो सुना होगा सब लोगों ने। उसी प्रकार से याद रखिएगा, उसी प्रकार से याद रखें ये जो अपना है क्या एंडीज पर्वत, इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों एंडीज पर्वत की यहाँ इसमें सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे तो एंडीज पर्वत में सबसे ऊंची जो चोटी है याद रखना, और वो दोस्तों चोटी हो जाएगी क्या? तो इसकी एंडीज पर्वत की सर्वोच्च शिखर की हम बात करें, सर्वोच्च शिखर इसका कौन सा है? शिखर कहो चाहे चोटी कहो, बात एक ही होती है। तो वो है माउंट, दोस्तों क्या है? माउंट। और हो जाएगी क्या? सेरो। माउंट सेरो क्या? एकांका गोवा। माउंट सेरो एकांका क्या हो जाएगी? गोवा। माउंट सेरो क्या? एकांका गोवा। याद रखें ये 6960 मीटर इस चोटी की क्या है? ऊंचाई है। और ये जो चोटी है ये भी आपको याद रखना है, ये चोटी दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका जो है की सर्वोच्च क्या मानी जाती है दोस्तों? चोटी भी मानी जाती है। तो जिस महाद्वीप का हम लोग पढ़ रहे हैं उस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फटाफट से बताओ। माउंट सेरो एकांका गोवा, जो 6960 मीटर ऊंची है। और ये कौन से पर्वत में है? तो किस पर्वत में है बताएंगे आप? एंडीज पर्वत में। और एक इम्पोर्टेंट बात की ये किस देश में है भाई? इस पर्वत में है तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना। कहाँ पर है साथियों? अर्जेंटीना में है।
कहाँ पर है फटाफट से बताएं, अर्जेंटीना में। तो इस तरह से आप नोट करते चलिए इन बातों को भी, यानी ये हम पढ़ रहे हैं कौन सा, फटाफट से इसको आप नोट करिएगा। इस तरह से ये नोट कर लीजिए। हो गया क्या, आगे बढ़ जाऊं? चलो देखें, तो ये चीजों की हमने चर्चा की है। अब ये जो है, ये जो एंडीज पर्वतमाला है दोस्तों, कौन सी पर्वतमाला, एंडीज। आपके उस जहाँ भी जगह हो आप वहीं नोट कर लीजिए। एंडीज जो पर्वतमाला याद रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला की आकृति अगर जानी जाए, साथियों इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति याद रखना, एंडीज पर्वतमाला की है घड़ी की चैन के समान, यानी चैन के समान आकृति है। किसके समान, चैन के समान। दोस्तों चैन के समान आकृति है, और चैन के समान आकृति जिस पर्वत की होती है उस पर्वत को हम कार्डिलेरा कहते हैं। यानी ये कैसा पर्वत है बताओ, कार्डिलेरा। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, एंडीज पर्वत एक कैसा पर्वत है, कार्डिलेरा पर्वत है। और एंडीज पर्वत की, दोस्तों एंडीज पर्वत की आकृति कैसी है, तो आपका जवाब होना चाहिए एंडीज पर्वत की जो आकृति है वो आकृति है साथियों के समान। फटाफट से बताइए, तो इसकी आकृति है किसके समान, चैन के समान आकृति है ना। तो विश्व में चैन के समान आकृति वाला पर्वत है, कौन सा पर्वत है बताएंगे, एंडीज पर्वत। तो इस स्लाइड में हमने ये चीजें जानी है, आप नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसे हटा रहा हूँ, नया पेज ले रहा हूँ। नोट कर लिया ना सब लोगों ने। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट ये चीजें बाकी बाद में आप रिपीट कर लेना इनको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी हम पढ़ रहे हैं कौन सा महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं साथियों। ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप को हम लोग पढ़ रहे हैं। तरह से यहाँ का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया। ऐसे देखिएगा, ये हो गया अपना कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के हम अन्य बिंदुओं को जानते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है दोस्तों, उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुछ सामान्य बिंदुओं की करते हैं चर्चा। देखिएगा, ये जो महाद्वीप है याद रखना, महाद्वीप में यहाँ हमने एक कंट्री पढ़ी थी दोस्तों, यहाँ और यहाँ हमने एक कंट्री पढ़ी थी। इस महाद्वीप में यहाँ आप लोगों ने जो कंट्री पढ़ी थी याद रखें, वो थी कौन सी, इक्वेडोर। यहाँ हमने पढ़ा था साथियों क्या, इक्वेडोर, ठीक है भाई। इसके बाद में यहाँ मैंने आपको बताया क्या, अर्जेंटीना। यहाँ एक कंट्री आप लोगों को बताई गई कौन सी, अर्जेंटीना। इसीलिए इनकी लोकेशन जानना जरूरी है। सबसे पहला काम है कंट्रियों के बारे में जानना, लोकेशन जानना, कितनी कंट्री हैं और कहाँ पर हैं। थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन पर्सन रस से मस नहीं होता है अगर इस तरह से हमने कवर कर लिया तो, ठीक है, रटना नहीं पड़ता है। अब सुनिएगा, ये कंट्री यहाँ पर है, चलो ठीक है। के बाद में दोस्तों यहाँ हमने एक कंट्री जानी थी, और यहाँ थी कौन सी, गुयाना। यहाँ मैंने एक कंट्री आपको लिखी थी कौन सी, गुयाना। दोस्तों यहाँ मैंने एक कंट्री लिखी थी, और वो कंट्री थी आपकी कौन सी, ब्राजील। यहाँ हमने ब्राजील देश का नाम लिखा था। चलो ठीक है, ब्राजील की बात हो गई। इसके बाद में याद रखिएगा, यहाँ मैंने आपको एक कंट्री लिखी थी कौन सी, तो वो थी कौन सी, पराग्वे। यहाँ मैंने पराग्वे आपको लिखा। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ मैंने साथियों आपको लिखा बोलीविया। क्या लिखा था दोस्तों, बोलीविया। यहाँ मैंने आपको लिखा था क्या, बोलीविया। तो यहाँ बोलीविया लिखा था। और ये देखिएगा, इस तरह से ये हो गया बोलीविया। अब हम जानते हैं क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इस महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एवं क्या पठार, यानी पर्वत की हमने बात की। अब इसके पठारों की हम बात करेंगे, पर्वत पठार, यानी इस महाद्वीप की क्या पर्वत, और हम किस बात कर रहे हैं, पठारों की। तो दोस्तों ये पर्वत और पठार इस महाद्वीप के जो हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए पर्वत और पठार में क्या डिफरेंट है। यानी स्थल पर बनी हुई वह आकृति, इधर ध्यान दीजिएगा, स्थल हो गया पर बनी हुई वह आकृति
जो लंबवत होती है, शिखरनुमा होती है, पर्वत कहलाती है। और स्थल पर बनी हुई क्षैतिज आकृति, पसरी हुई आकृति है ना, ये क्या कहलाती है? पठार। यानी पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं और पठार ऊपर से कैसे होते हैं? समतल होते हैं। ये याद रखना है आपको। अच्छा सुनिएगा, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, इनका निर्माण दोस्तों दो प्रकार से हुआ है। एक तो कब इनका निर्माण हुआ है? जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, पेंजिया का क्या हुआ? विखंडन। पेंजिया का विखंडन हुआ। मेरा मतलब है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के कुछ हैं पर्वत और पठार। जैसे कि हम बात करें, हमारे राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है, ये प्री कैम्बियन युग की है। प्री कैम्बियन युग लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विखंडन हो रहा था, महाद्वीप बन रहे थे, तब की मानी जाती है ये। तो ये तो प्राचीन पर्वतमाला है। लेकिन कुछ पर्वत बाद में बने हैं, जैसे हिमालय की बात करो तो हिमालय एक नवीन पर्वत है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति बाद में हुई है। कहाँ? हमारी अरावली पर्वतमाला जो आज से करीब 65 करोड़ वर्ष पहले की है, और कहाँ हिमालय जो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले का ही है। तो दोनों में बड़ा भारी डिफरेंट है। तो इस तरह से उत्पत्तियां होती हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई ये जो महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, जब कुछ जगह ऊंची बन गई, कुछ नीची बन गई, तो कुछ पर्वत बने, कुछ क्या बने थे? पठार बने थे। तो वह आकृतियां तो उसी समय निश्चित हो गई, उसी समय निश्चित हो गई। तो क्या अब भी पर्वतों का निर्माण हो सकता है और पठारों का? बिल्कुल। आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते। यानी जिस चौराहे से आप गुजर के आए हैं, वहां आज भी कोई पर्वत खड़ा हो सकता है और पठार बन सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या कारण है? ऐसा कारण है दोस्तों, देखिएगा कारण क्या है, चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ये कारण है, जैसे ये हमारी मान लीजिए ये हो गया धरातल पर हम लोग रहते हैं, या हमारे घर मकान बने हुए हैं, और ये इस भूमि का अंदर का भाग है, जिसे हम क्या कहेंगे? भूगर्भ कहेंगे। इस भूगर्भ में 3 प्रकार की मुख्यतः प्लेटें होती हैं दोस्तों। 3 प्रकार की, एक अपसारी, अभिसारी और एक प्लेटें होती हैं संरक्षी। अब जो प्लेटें, जैसे कि हम देखते हैं अपने अपने एरिया में खनन कार्य ज्यादा होता है, तो पत्थर निकलता है नीचे से, है ना, तो उसमें से पट्टियां बनती हैं। इसी तरह से प्लेटें होती हैं। अब मान लीजिए कोई प्लेट ऑलरेडी क्या है दोस्तों? है। कोई प्लेट ऑलरेडी क्या है? मुझे बताओ। दूर है। ये 2 प्लेट है मान लीजिए, और ये ऑलरेडी दूर है। अब दूर है तो ये पास भी आ सकती है, सिंपल सी बात है। दूर है तो नजदीक भी आ सकती हैं। और 2 प्लेटें जब पास पास आती हैं और आकर के वो क्या करती हैं? टकराती हैं। यानी भूमि के गर्भ में स्थित वो 2 प्लेटें जो एक दूसरे के क्या आ रही हैं? पास आ रही हैं। तो जो प्लेटें पास पास आती हैं, ऐसी प्लेटों को हम कहते हैं क्या? अभिसारी प्लेटें। क्या आप लोगों के काम की चीज? केवल मैं इधर बता रहा हूँ आपको, सेट कर रहा हूँ, है ना, यानी कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण है, कारण के सहित हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सारी प्लेटें होती हैं दोस्तों। सर अब सारी प्लेट किन प्लेटों को कहते हैं? भूमि के गर्भ में स्थित वो प्लेटें जो एक दूसरे के पास पास आती हैं, क्या कहलाती हैं? अभी सारी प्लेटें। तो ये एक दूसरे के पास आएंगी तो एक दूसरे से टकराएंगी, और एक दूसरे से भूमि के गर्भ में टकराएंगी, तो टकराने से भूमि के गर्भ में अंदर क्या होगा? कंपन होगा। और जिस जगह कंपन होगा, मान लीजिए ये भूमि है, इसके अंदर प्लेटें आके टकराई, हमको तो नहीं दिखेंगी, तो वो प्लेटें यहाँ से मान लीजिए 150 फीट अंदर टकराई, आकर के इधर उधर से 200 फीट अंदर आके टकराई, तो जिस जगह वो टकराएंगी वहां कंपन होगा। और जिस जगह वो कंपन होगा वो भूकंप, भूमि में क्या? कंपन, और वहीं से स्टार्ट हुआ, इसलिए भूकंप का केंद्र होगा, जिसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं भूकंप का। भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, वहां से कंपन हुआ, और वो कंपन फिर ऊपर आएंगे और हमारे इस धरातल में, पृथ्वी में क्या करेंगे? मूवमेंट, यानी भूमि में कंपन होगा और भूकंप आएंगे। तो भूकंप किन के कारण आता है? वो कारण समझ लीजिए, जब हमारी भूमि के अंदर स्थित कौन सी प्लेटें? अभी सारी प्लेटें एक दूसरे से के पास आके टकराती हैं, तो भूमि में क्या होता है? कंपन। आप देख सकते हैं कई बार आपके हमारे सिर टकराए होंगे घर में से बाहर आते समय, एक अंदर जा रहा है छोटा भाई, और आप कुछ लेके आ रहे हैं घर में से, और भूं, इस तरह खोपड़ी टकरा गई और भन होती है, कंपन आ जाता है। और फिर पता है क्या कहते हैं आप? हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, एक बार और टच कर ले, काला कुत्ता खा जाएगा, है ना। तो ये कंपन होता है। तो जब टकराएंगे तो भूमि में क्या आएंगे? कंपन। इससे कंप भूकंप आता है। तो भूकंप बताओ किन प्लेटों के टकराने से आएगा? लेकिन याद रखना, ये प्लेटें ऑलरेडी दोस्तों, ये प्लेटें ऑलरेडी नजदीक हैं,
माना कि ये प्लेटें ऑलरेडी क्या है, नजदीक है। एक प्लेट आप लोगों की ये हो गई, एक ये हो गई, और एक यहाँ से मैं ले रहा हूँ, यहाँ से एक प्लेट आपकी ये हो गई। जो प्लेटें ऑलरेडी नजदीक है वो नजदीक तो आ नहीं सकती, जो प्लेटें ऑलरेडी नजदीक है वो नजदीक आएंगी क्या, नहीं आएंगी ना। अच्छा, ये कहाँ जा सकती हैं, एक दूसरे के दूर जा सकती हैं। और ऐसी प्लेटों को हम क्या कहते हैं सर, आपको सारी प्लेटें कहते हैं। इन प्लेटों को दोस्तों क्या कहा जाएगा, अब सारी प्लेट कहा जाएगा। और अब सारी प्लेट जो है ये मिट्टी है, मिट्टी को हटाते हैं तो ये प्लेट वगैरह निकलती हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं। क्या क्या चीजें इनके अंदर दबी हुई हैं, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि इनके अंदर लावा दबा हुआ है, इनके अंदर मैग्मा है दोस्तों, मैग्मा इनके अंदर है। इनके अंदर गर्म क्या है, इनके अंदर गर्म गैसें हैं, गर्म गैसें हैं। और इनके अंदर जल क्या है, वाष्पीकरण के रूप में है जलवाष्प। ये चार चीजें भूमि के गर्भ में होती हैं। समझ रहे मेरी बात, मैग्मा, लावा, गर्म गैस और जलवाष्प ये होते हैं। और होता क्या है, जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो जैसे ये प्लेटें एक दूसरे से कहाँ जाएंगी, जाएंगी, तो पता है क्या होगा, जब ये प्लेटें एक दूसरे से जाएंगी तो बीच में डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, यानी ये खिसक गई, दूर दूर हो गई। और जैसे ही डिस्टेंस आएगा, ये चीजें, ये भूमि कैसी नम हो जाएगी, इनको मौका मिलेगा बाहर निकलने का। लावा, मैग्मा, गर्म गैस, जलवाष्प ये बाहर निकलेंगे। और जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा धरातल है, इस पे छेद कर देंगे। क्या कर देंगे, छेद। अब ये छेद दो तरह से हो सकता है, जब ये निकलेंगे बाहर, लावा, मैग्मा, गर्म गैस, जलवाष्प, तो छेद कितने प्रकार से होगा, दो तरह से। अगर ये छेद ऐसे गोलाकार तस्तरी, गोलाकार आकृति में होता है, गोल आकृति में भूमि पे छेद होगा, छोटा छेद होगा और गोल आकृति में, तो आप जानते हैं कि ये स्पीड में निकलेंगे ज्यादा। और अगर ये ज्यादा फट गई भूमि, ऐसे गोल ना फट गए, ऐसे लंबे में लंबवत फट गई, तो फिर वो ज्यादा छेद हो जाएगा, तो फिर वो आराम से निकल जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। भाई छेद कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं, और छेद बड़ा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ये लावा, मैग्मा, गर्म गैस ये निकलती है। आप जानते हैं गैस तो इधर उधर हो जाएगी, जल फैल जाएगा भूमि पे। और जो मैग्मा है ये अंदर नली में ही जमा हो जाता है। अब लावा जो बाहर निकलता है, ये लावा अगर ऐसे छेद से निकलेगा, इससे गोलाकार छिद्र से निकलेगा, तो निकल निकल के ऐसे उछल उछल के यहाँ गिरेगा, और इसके गिरने के बाद में ये जम जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा, क्या, एक पर्वत जम जाएगा और पर्वत बनेगा। अब ये पर्वत बाद में बना, ये बाद में बना, महाद्वीपों की उत्पत्ति के समय का नहीं था। तो कोई जरूरी नहीं, हमारी भूमि के घर में यहाँ भी ऐसी प्लेटें हो सकती हैं, अब सारी, और ये खिसक सकती हैं, और अंदर से ये लावा बाहर निकल सकता है। और निकल के वो छेद पे डिपेंड करेगा, वो निकल के ऐसे उछलेगा और फिर गिरेगा। अब जब ये बाहर निकलेगा लावा, तो लावा के बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं ज्वालामुखी। इसी क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी अगर छिद्र में होकर निकल रहा है, एक तो छिद्र से निकल सकता है और एक दरार पड़ सकती है लंबी। छिद्र से निकलेगा तो ये स्पीड में ऊपर जाएगा और फिर ऐसे गिरेगा, तो एक लंबवत आकृति बनेगी और बाद में जम जाएगा। तो ज्वालामुखी से ये जो आकृति बनी वो क्या बना, पर्वत बना। ऐसे पर्वतों को हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ऐसे पर्वतों को कैसे पर्वत कहते हैं, ज्वालामुखी। तो पर्वतों का निर्माण बाद में भी हो सकता है, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखना, यही याद रखें, यही अगर इस आकृति में, यह हमारी जो भूमि है, ये निकलते समय, तो ये निकला है अपना क्या, लावा बाहर, ये इस तरह दरार अगर इसमें पड़ जाती, ये भूमि ऐसे लंबवत फट जाती, तो आपको पता ही है यहाँ से भी निकलता, ये यहाँ से भी निकलता, यहाँ तक फट चुकी है, एक ही जगह से नहीं निकलता, इधर से भी, इधर से ऐसे ये निकलता, और निकल निकल के इधर ये गिर जाता, ऐसे ये जमा होता, इधर से इधर जमा होता, ऐसी आकृति आपकी बनती और फिर ये जमता, और इस क्षैतिज आकृति में ये जमा होता, और ऐसी आकृति से जो निर्माण होता ज्वालामुखी क्रिया से, उसे हम कहते पठार। तो ज्वालामुखी के कारण पर्वत भी बन सकते हैं और ज्वालामुखी के कारण पठार भी बन सकते हैं, ज्वालामुखी पर्वत और ज्वालामुखी पठार। अब सुनिएगा, आप अपने बिंदु पर आइएगा। ज्वालामुखी के कारण जो पर्वत और पठार बनते हैं,
ज्वालामुखी जो निकलता है दोस्तों, वो ज्वालामुखी भी 3 प्रकार का माना जाता है। कितने प्रकार का? 3। एक बार जमीन फटी और अंदर से निकला क्या? लावा। लावा हमको पता है बिल्कुल लाल आग निकलती है, गरम बिल्कुल लावा निकलता है। ये लावा एक बार निकला और हमेशा निकलता रहा, अब भी निकल रहा है। ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे इटली का एक पिछली द्वीप है और उस पे है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी फटा है, और वो आज भी आप स्ट्राम्बोली नाम डालोगे भूमध्य सागर में, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, तो आप उसका फोटो देखेंगे। एक बार वहां से जमीन फटी और आज भी वहां से क्या निकल रहा है? लावा हमेशा निकलता रहता है। तो ऐसा उद्गार होना, ऐसा ज्वालामुखी फटना जहाँ से लावा हमेशा निकलता है, अब भी निकल रहा है और निकलता ही रहेगा, ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कैसा? सक्रिय। लेकिन कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनसे लावा, मैग्मा, जलवाष्प एक बार तो निकला था, एक बार निकला था, अब नहीं निकल रहा है। लेकिन भूवैज्ञानिकों का मानना है कि बाद में कभी इससे निकल भी सकता है, अभी वो सोए हुए पड़े हैं। ऐसे ज्वालामुखी को आपको पता है क्या कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी को सुषुप्त या सोया हुआ ज्वालामुखी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्वालामुखी हैं, फटे हैं, जिनमें से एक ही बार लावा मैग्मा निकला, और भूवैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में अब कभी यहाँ से लावा मैग्मा नहीं निकलेगा। ऐसे ज्वालामुखियों को हम मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी भी 3 प्रकार से उद्गार होता है। अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, देखिए, तो आपने एंडीज पर्वत पढ़ा दोस्तों। एंडीज पर्वत जो है वो तो प्राचीन है, वो उसकी तो एंडीज पर्वत की तो रचना महाद्वीपों के समय की है। लेकिन 2 और पर्वत मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक इक्वेडोर में है और एक कहाँ है सर? अर्जेंटीना में। एक तो है इक्वेडोर में और एक आपका पर्वत कहाँ हो गया? ये एक पर्वत है साथियों इक्वेडोर में, और यहाँ एक पर्वत यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हो गया इक्वेडोर में और एक अपना पर्वत हो गया कहाँ? अर्जेंटीना में। अब हम इन पर्वतों की बात कर लेते हैं, ये पर्वत कैसे हैं। तो इन पर्वतों का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया के कारण। इसके कारण साथियों निर्माण हुआ है, बताएं फटाफट से? ज्वालामुखी क्रिया के कारण निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब इन पर्वतों को मैं क्या नाम दे दूं? ज्वालामुखी पर्वत नाम दे दूं। ज्वालामुखी पर्वत नाम देना पड़ेगा। सर कौन कौन से वो पर्वत हैं? तो दोस्तों ये वाला जो पर्वत है, याद रखें, पर्वत को हम कहते हैं कोटोपैक्सी। किस नाम से जानते हैं बताओ? कोटोपैक्सी। किस नाम से जानते हैं? कोटोपैक्सी। और क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्वत। कोटोपैक्सी पर्वत हो जाएगा। ये कौन सा पर्वत है? कोटोपैक्सी। इस पर्वत की अगर आप ऊंचाई जानना चाहें तो याद रखें 19,000, कितना? 19,500 फीट इस क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। 1500 फीट ऊंचाई है। और कोटोपैक्सी पर्वत सुन लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो उत्तर क्या देंगे बताओ? हिमालय पर्वत। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। लेकिन उन पर्वतों में से पूछा जाए जिन पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ज्वालामुखी से उत्पत्ति हुई है, उन तमाम पर्वतों के रेफरेंस में अगर पूछा जाए कि ज्वालामुखी पर्वतों में से सबसे लंबा विश्व का पर्वत कौन सा है, तो आपका जवाब होगा कोटोपैक्सी। तो याद रखना, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे लंबा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों सामान्य पर्वत की बात नहीं कर रहा, फिर से सुनिए, विश्व का सबसे लंबा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी। और कहाँ पर है? इक्वेडोर। अब आप लोग सवाल पूछेंगे कि यहाँ ज्वालामुखी फटा था, लावा निकला, ये पर्वत बना, क्या अब भी लावा निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, ऐसा है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये आप लोगों का है कौन सा? कोटोपैक्सी। और ये विश्व का, यहाँ हमें याद रखना है, विश्व का ऐसा का सबसे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत यही है। और याद रखना है, सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी पर्वत है तो सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ वो कैसा है दोस्तों? सक्रिय। यानी आज भी यहाँ पर लावा का उद्गार होता रहता है।
लावा का उद्गार होता रहता है। अब इस अर्जेंटीना वाले पर्वत की हम बात करते हैं। अर्जेंटीना में जो पर्वत है याद रखें किसमें, अर्जेंटीना में दोस्तों, अर्जेंटीना में है ओजेस। कौन सा पर्वत है, तो ओजेस, यहाँ पर्वत है ओजेस डेल सलाडो। अर्जेंटीना में एक पर्वत है ओजेस डेल सलाडो पर्वत। और दोस्तों इस पर्वत की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है साथियों कितनी, इसकी ऊंचाई अगर हम जाने तो इसकी ऊंचाई उससे 500 मीटर कम है, यानी 19,000 कितना, 19,000 हो गया ना, तो 19,000 इसकी क्या फीट क्या है, ऊंचाई है। लेकिन याद रखना ये जो पर्वत है ये भी कैसा पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। अब ज्वालामुखी पर्वतों में ये कैसा पर्वत माना जाएगा, तो ये शांत, यानी मैं कह सकता हूँ कैसा, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ एक बार उद्गार हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है। तो यह विश्व का वो सक्रिय में फर्स्ट है। विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों का सबसे बड़ा कैसा मृत, का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी क्या मानेंगे इसे, पर्वत मानेंगे, याद रखिएगा ऐसे। और विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ये माना जाएगा, मृत ज्वालामुखी पर्वत इसे मानेंगे। मृत को हम शांत भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, शांत, शांत ज्वालामुखी पर्वत के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ओजेस डेल सलाडो, और एक आपका हो गया साथियों कौन सा, इक्वेडोर। तो ये याद रखें, आपको याद रखना ये। इसे हम चिम्बराजो के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, तो चिम्बराजो के नाम से भी पुकार लेते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो फटाफट से हम नोट करते चलें इन चीजों को। देखिएगा, अब हम जानते हैं कि इसके प्रमुख पठारों में, यानी ये तो पर्वतों की बात हुई साथियों, अब पठारों की बात कर लेते हैं। पठार, यानी पठार क्या है, धरातल पर बनी हुई वह आकृति जो ऊपर से कैसी होती है, समतल, क्या कहलाएगी, पठार। तो पठारों की बात करें तो गुयाना जो इसकी कंट्री है, इस कंट्री में एक पठार है जिसका नाम है क्या, गुयाना का पठार। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से याद रख सकते हैं। गुयाना का पठार कहाँ है, बोले तो गुयाना में। और गुयाना कंट्री कहाँ है, तो गुयाना कंट्री कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद में बोलीविया है, तो यहाँ भी एक पठार है, उसका नाम भी सेम ही है, कौन सा, बोलीविया का पठार। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलीविया का क्या हो जाएगा, पठार, ये भी इसी नाम से है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद में हम जानेंगे ब्राजील, तो ब्राजील का पठार तो बिल्कुल सेम है, ये भी ब्राजील का पठार हो गया दोस्तों, ब्राजील का पठार ये हो गया, में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पराग वेग में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसे पराना का पठार कहते हैं। पराना का क्या कहते हैं, पठार कहाँ पर है, तो वो पराग वे में है। और याद रखना ये जो अर्जेंटीना है, यहाँ जो अर्जेंटीना की मैं बात कर रहा हूँ, अर्जेंटीना में एक पठार है साथियों, और इस पठार का नाम है पेंटोगोनिया का पठार। ये थोड़ा सा डिफरेंट नाम है, और ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार भी है पठारों में। पेंटो किसका, गोनिया, पेंटो याद रखें, गोनिया, पेंटोगोनिया का क्या हो जाएगा, पठार हो जाएगा। और ये इस महाद्वीप का कैसा है, सबसे बड़ा पठार है। कैसा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, पेंटोगोनिया का पठार। और पेंटोगोनिया का पठार कहाँ पर है सर, तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना में। तो दोस्तों ये पर्वत और पठारों की मैंने बात की है, इसके बाद में अगले स्टेप की चर्चा करेंगे, तो आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा जो का तो। हो गया, नोट कीजिए, जल्दी करो जल्दी करो। चलो देखें, ध्यान लगाएं, आगे बढ़े साथियों, ठीक है। अच्छा, एक पर्वत जो मुख्य था उसको मैंने अलग से आपको चित्रित किया क्योंकि उसका डिटेल
ज्यादा था। जो कितने कंट्री में फैला हुआ था बताओ? 7। कौन सा पर्वत था? एंडीज। एंडीज था ना। तो ये हमने अलग रंग से क्या किया था, अलग कलर से आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। ये था वो, ये थे वो भाई साहब, कौन से, वो बोलो ना कौन सा? एंडीज पर्वत। अब थोड़ा सा इसका नाम तो लिख दूंगा, बुरा ना माने तो, है ना? तो हाँ एंडीज पर्वत, चलो ठीक है, एंडीज पर्वत हो गया, है ना? चैन की आकृति का कार्डी ले रहा है, विश्व में सबसे लंबा पर्वत है, 7200 किलोमीटर लंबा है। सुन लीजिएगा दोस्तों, सुने, एंडीज जो पर्वत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। एंडीज जो पर्वत है, याद रखना साथियों, इस एंडीज पर्वत में लंबी गर्दन वाले ऊंट पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं लामा। कौन से ऊंट पाए जाते हैं बताओ? लामा ऊंट। आप लोगों से परीक्षा में पूछा जा सकता है, लंबी गर्दन वाले ऊंट लामा विश्व के किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में भी प्रॉपर क्षेत्र अगर पूछा जाए तो प्रॉपर क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला में, लेकिन एक बात याद रखें, क्या हमारे राजस्थान की तरह पालतू ऊंट नहीं है दोस्तों? ये पालतू नहीं है जिन्हें हम काम में लेते हैं, ये जंगली ऊंट है, याद रखें। तो इंसान को देखते ही उसकी हत्या कर सकते हैं, यानी। और हमारे जो ऊंट हैं, और हमारे ऊंटों से इनकी शारीरिक संरचना भी अलग है, यानी इनकी गर्दन कैसी होती है? लंबी। और नाम क्या है इनका? लामा। तो याद रखिएगा, लामा ऊंट। तो यह कैसे लंबी गर्दन वाले ऊंट हैं? लंबी क्या है इनकी? गर्दन, लंबी गर्दन है। और ये ऊंट जो हैं दोस्तों, वो कैसे हैं? तो जंगली ऊंट हैं, याद रखना, जंगली हैं। और ये जो ऊंट हैं, वो किस पर्वतमाला में मिलते हैं? वो एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत में इनका क्या है साथियों? निवास है। एंडीज पर्वत में इनका क्या है? निवास है। तो ये तीनों चारों बिंदु आपको याद रखने हैं। लामा, लंबी गर्दन वाले ऊंट लामा, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जंगली ऊंट है दोस्तों, एंडीज पर्वत, ये इनका एरिया है, एंडीज पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। ये क्लियर हो गई यहाँ तक बात। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो टी शर्ट वगैरह कई बार पहने होंगे, या जो शूज खरीदे होंगे, तो एक प्यूमा, एक कंपनी चलती है प्यूमा। कई बार आपने देखा होगा प्यूमा के जो हम वस्त्र लेके आते हैं, तो आपने एक चीज वहां देखी होगी कि यहाँ प्यूमा लिखा होता है, PUMA, इस साइड में, जैसे यहाँ लोगो लगा है ना अपने दर्पण का, ऐसे प्यूमा लिखा होता है दोस्तों। और प्यूमा के नीचे एक फोटो भी होता है टाइगर जैसा, हमने देखा होगा टाइगर जैसा चित्र रहता है, प्यूमा का फोटो रहता है। और वो प्यूमा तो खैर एक कंपनी का नाम है, ठीक है, लेकिन वो प्यूमा का फोटो रहता है। प्यूमा क्या है? प्यूमा याद रखना दोस्तों, इस महाद्वीप में ही पाए जाने वाला बिल्ली परिवार का एक जानवर है। किसका है? बिल्ली परिवार का। वो ये टाइगर परिवार का नहीं है, बिल्ली परिवार का एक जानवर है। और टाइगर को भी एक झटके में खत्म कर देता है। बिल्ली परिवार का खतरनाक जानवर कौन सा? प्यूमा। कौन से महाद्वीप में पाया जाता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से यहाँ नोट कर सकते हैं, जहाँ भी जगह हो। तो प्यूमा दोस्तों, यहाँ आप लोगों को लिखना है क्या? प्यूमा, ये नोट करना है साथियों, प्यूमा। प्यूमा, अब प्यूमा क्या है? तो यह है बिल्ली परिवार का, किस परिवार का? बिल्ली परिवार, याद रखें, बिल्ली परिवार का चीता से भी, चीता से भी खतरनाक, चीता से भी खतरनाक क्या है? जानवर है। चीता से भी खतरनाक क्या है दोस्तों? जानवर है। बिल्ली परिवार का ये याद रखें, जानवर है जो कि चीता से भी ज्यादा खतरनाक है। और कहाँ पाया जाता है? इस महाद्वीप में पाया जाता है। कल के लिए ऐसा सवाल आ ही जाए कि प्यूमा का निवास स्थान है कौन सा महाद्वीप, तो जवाब क्या देंगे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों ये अगला पेज में ले रहा हूँ, फटाफट से आप को नोट कर लीजिए और आगे बताएं, हटा दें। चलो अब नेक्स्ट पेज पर आइएगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरे पेज पर। तो आगे इस महाद्वीप को फिर से मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, और अब हम इसकी प्रमुख नदी, इस महाद्वीप की प्रमुख नदियों के विषय में पढ़ने वाले हैं। प्रमुख नदी और प्रमुख झील वगैरह तो देखेंगे आप यहाँ। ये जो महाद्वीप है जिसे हम पढ़ रहे हैं, फिर से बनाते हैं वो की वही शेप,
चलो देखिए, तो ये हो गया दोस्तों अपना ये महाद्वीप कौन सा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपको पता है कि पर्वतों से क्या निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। और इस हिस्से में मैंने क्या बताई थी, एंडीज पर्वतमाला। अब जो एंडीज पर्वत है याद रखें, यहाँ से दोस्तों एक नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, एंडीज पर्वत से। और यहाँ से जो नदी निकलेगी, यहाँ से जो नदी निकलने वाली है, वो नदी यहाँ से निकलने के बाद में और इस तरह से बहती है, इस तरह से बहती है, याद रखें। यहाँ बहने के बाद में ये जो नदी है, वो नदी दोस्तों, ये नदी चली जाती है किस में, तो यहाँ अटलांटिक महासागर। इधर बताओ मैंने किसका जलीय भाग बताया है, अटलांटिक महासागर में चली जाएगी, किसमें, अटलांटिक, अटलांटिक क्या होगा, महासागर, अटलांटिक याद रखें, महासागर इसमें जाएगी। अब आप जानना चाहेंगे कि सर इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम क्या है सर, तो दोस्तों ये जो नदी है, इस नदी का नाम है, याद रखिएगा, यहाँ हम इसका नाम लिख देते हैं। तो ये नदी है साथियों अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। ऐसे ही मैपिंग करते चलो, मैपिंग करते चलो, अमेजन नदी। दोस्तों अमेजन नदी याद रखिएगा। अब इस अमेजन नदी की आप स्थिति देख रहे होंगे, इसी प्रकार से हमने ये इक्वेडोर से और ब्राजील में बहते हुए और अटलांटिक महासागर में जाती है। यानी केवल कितनी कंट्रियों में बह रही है, 2। और आपको ये भी पता है ब्राजील में तो एंडीज पर्वत नहीं फैला है ना, एंडीज पर्वत इक्वेडोर में जरूर फैला है। और इक्वेडोर में एंडीज पर्वत से निकलती है, निकलने के बाद ब्राजील में जाती है और कहाँ गिर जाती है, अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ मैं वो कंट्री लिख देता हूँ जिनमें ये नदी जा रही है। तो यहाँ से और यहाँ तक आप देख सकते हैं, इधर जो अपना हो जाएगा वो तो हो गया साथियों क्या, इक्वेडोर। इधर तो ये हो गया अपना क्या, इक्वेडोर। अब इसके बाद में आप आगे देख सकते हैं, यहाँ अपना हो गया दोस्तों क्या, ब्राजील हो गया, क्या हो गया, ब्राजील। इन 2 कंट्रियों में ये बहती है और ब्राजील के बिल्कुल मध्य से ये बहती है, यानी ब्राजील को 2 भागों में बांटने का काम भी करती है। लेकिन एक बात ये आप जान रहे होंगे कि इक्वेडोर, मैंने अभी आपको बताया भूमध्य रेखा, इसे आप लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। पता है इस महाद्वीप से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, इससे पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, 2। यानी इसके उत्तरी भाग से गुजरेगी विषुवत रेखा और नीचे से गुजरेगी मकर रेखा। तो विषुवत रेखा इसके समानांतर मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व की कौन सी नदी विषुवत रेखा के समानांतर बहती है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा अमेजन नदी। ये अमेजन नदी याद रखना दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें देखिएगा ऐसे हमारी ये रेखा है कौन सी, विषुवत रेखा। तो यहाँ से साथियों इस तरह से ये विषुवत रेखा है और उसके समानांतर ये है। तो विषुवत रेखा के समानांतर बहने वाली नदी हो गई। अगले अगले पॉइंट पर आप आइएगा, नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा अपना कि ये जो नदी है दोस्तों अमेजन नदी, अमेजन जो नदी है याद रखें कितने देशों में बहती है, यानी कितने देशों में इसका प्रवाह, बहाव क्षेत्र अगर हम जानना चाहें, का बहाव यानी बहाव क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका बहाव क्षेत्र हो जाएगा कितने देशों में सर, 2 देशों में बहती है, जो कि ऊपर यहाँ दिखाए गए हैं, इनमें ये बहती है। उसके बाद में दोस्तों इस नदी की याद रखना लंबाई अगर हम जानना चाहें कितने किलोमीटर लंबी है, तो साथियों ये 6500 किलोमीटर लंबी नदी है, 6500 किलोमीटर। और आप जानते हैं पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, फटाफट बताओ मुझे। इसमें नील नदी, जो कि आप पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलेगी, भूमध्य सागर में गिरेगी। और नील नदी 6600 किलोमीटर लंबी है, ये 6500 किलोमीटर लंबी है। इसका मतलब ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये विश्व की कैसी दोस्तों, विश्व में याद रख सकते हैं आप, विश्व में ऐसी दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे सबसे क्या मानी जाएगी, विश्व में सबसे लंबी साथियों नदी मानी जाएगी। यानी इस नदी को हम याद रखें विश्व की कैसी, दूसरी सबसे लंबी नदी मानेंगे। तो कौन सी नदी हो जाएगी बताएं फटाफट से आप,
अमेजन नदी हो जाएगी, है ना। ये विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अफवाह तंत्र की दृष्टि से अगर इसका हम अफवाह तंत्र जानना चाहें, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि नदी कितने बड़े क्षेत्र से जल ग्रहण कर रही है, कितने बड़े एरिया से जल ग्रहण कर रही है। ये जो नदी है, याद रखना, 86 लाख दोस्तों, 86 लाख वर्ग किलोमीटर वाले एरिया से जल ग्रहण करती है। और अफवाह तंत्र की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो एक मिनट, अफवाह तंत्र की दृष्टि से अगर इसको हम जाने तो दोस्तों ये विश्व में सबसे बड़ी नदी मानी जाएगी। अफवाह तंत्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो इस दृष्टि से, अफवाह की दृष्टि से, है ना, दृष्टि से कैसी है, विश्व में, याद रखिएगा, विश्व में सबसे लंबी नदी है। लेकिन किस दृष्टि से मानी जाएगी, अफवाह तंत्र की दृष्टि से। समझ रहे मेरी बात। लंबाई के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, सिर्फ नदी की लंबाई, तो इसका स्थान है दूसरा। पर नदी में जो नदियां, सहायक नदियां जुड़ती हैं, वो कितने बड़े एरिया से इसमें जुड़ रही हैं, इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना फैला हुआ है, तो 86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और विश्व की अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है बताओ, अमेजन। अब साथियों देखिए, अमेजन जो नदी है, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे, याद रखिएगा, नदी के किनारे, ये जो नदी है इसके किनारे किनारे की अगर मैं बात करूं, तरह से ये यहाँ पर मैं कोई यहाँ चिन्हित कर रहा हूँ, तो ये मैंने ये बनाया घास के लिए। क्या बनाया है दोस्तों, घास। यानी इस नदी के किनारे किनारे घास पाई जाती है, और इस घास का नाम है सेलवास। कौन सी घास है बताओ, सेलवास। सेलवास घास इसके किनारे किनारे पाई जाती है। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि अमेजन, अमेजन बेसिन में, बेसिन होता है नदी का किनारा, अमेजन बेसिन में कौन सी घास पाई जाती है, सेलवास। और आपको मैं बता दूं कि सेलवास जो घास है, इस नदी के किनारे ही इस सेलवास लंबी घास होती है खूब, इसमें एक सर्प निवास करता है जिसका नाम है एनाकोंडा। और एनाकोंडा पे मूवी भी बन चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा सर्प कौन सा होता है, एनाकोंडा होता है। और एनाकोंडा सर्प अधिकाधिक यानी ज्यादातर बहुतायत कहाँ पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पे को याद रखना है। यहाँ यहाँ विश्व में, यहाँ में विश्व में सर्वाधिक दोस्तों, यहाँ विश्व में क्या सर्वाधिक, कौन से सर्प, एनाकोंडा, एनाकोंडा या सर्प, ये याद रखना है आपको। यहाँ विश्व में सर्वाधिक एनाकोंडा सर्प पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, एनाकोंडा सर्प पाए जाते हैं। और ये याद रखें कहाँ पाए जाते हैं, तो इस नदी का ज्यादा जो प्रवाह है वो किस में होगा, ब्राजील में। इसीलिए ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, सांपों का देश कहते हैं। ये जो ब्राजील दोस्तों आप देख रहे हैं, क्या ब्राजील, ये ब्राजील के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, एक मिनट, ब्राजील जो है, याद रखें, ब्राजील, इस ब्राजील की हम बात करें तो इस ब्राजील को याद रखें, सांपों का, सांपों का साथियों क्या कहा जाता है, देश कहा जाता है। तो बताओ विश्व में सांपों का देश कहलाता है कौन, ब्राजील। सांपों का देश क्या है, ब्राजील कहलाता है। इसके बाद में आप देखेंगे ये जो नदी है इसके किनारे किनारे, नदी की अगर हम किनारे की बेसिन की बात करें तो यहाँ एक और चीज पाई जाती है, यहाँ एक लकड़ी मिलती है और वो है बालसा। लकड़ी का नाम क्या है, बालसा। और ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, बेट में, है ना, बालसा। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, बालसा। अब वालसा क्या है सर, वालसा क्या है, अमेजन बेसिन में मिलने वाली संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। यानी अमेजन, अमेजन बेसिन में, अमेजन किस में, बेसिन में मिलने वाली, मिलने वाली संसार की सबसे हल्की लकड़ी का नाम क्या है, बालसा।
और प्रश्न पूछा जाएगा बालसा लकड़ी कहाँ मिलती है? अमेजन बेसिन में मिलती है। कौन सी नदी? बालसा। और दोस्तों याद रखें, इस नदी के वजह से यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्राजील में क्या है, बाग हैं, कॉफी यानी कहवा। तो कहवा के बाग कहाँ हैं? कहवा बाग कहाँ है बताओ? तो कहवा के बाग भी कहाँ है? ब्राजील में। और ब्राजील में कहवा के बागों को कहते हैं क्या? फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा इस नाम से वो जाने जाते हैं। तो इसमें कहवा के बाग हैं ब्राजील में, और इन्हें कहा जाता है क्या? फजेंडा कहा जाता है। क्या कहते हैं? फजेंडा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एक और नदी की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लास्ट इसमें एक नदी इधर और आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्या बताया, फटाफट से मुझे बता दें कौन सा कंट्री है ये। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो मैंने यहाँ यहाँ बताइए फटाफट से, बताओ फटाफट कौन सी कंट्री है? गुयाना। क्या है? गुयाना। और ये हो गया अपना गुयाना। चलो यहाँ गुयाना लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? गुयाना। गुयाना हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, गुयाना के बाद में यहाँ मैंने क्या बताया, फटाफट बताइए। है, बोलो ना। वेनेजुएला। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ वेनेजुएला। क्या लिख दिया मैंने? वेनेजुएला। चलो अच्छी बात है ना। अब वो यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ से एक नदी हम निकालने वाले हैं, और ये नदी यहाँ से निकलेगी। देखो, गुयाना से एक नदी निकली, और निकलने के बाद में वेनेजुएला में गई, और इधर उत्तर की ओर बहते हुए चली गई, और यहाँ जाके गिर गई। अब यहाँ वो नदी किस में गिर गई सर? तो यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए, एक सागर है, सागर का नाम है क्या? कैरिबियन सागर। कौन सा सागर है दोस्तों? कैरिबियन सागर। कैरिबियन, ये हो गया कैरिबियन क्या? सागर हो गया। कैरिबियन क्या हो गया? सागर हो गया दोस्तों। इसमें जाके गिरती है। सर नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों नदी का नाम है ओरिनिको। कौन सी नदी है? ओरिनिको। नदी का नाम हो गया ओरिनिको नदी। और दोस्तों ओरिनिको जो नदी है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, पर इसकी एक सहायक नदी जरूर जान लो, सहायक नदी जरूर समझ लीजिए। इसमें इसी वेनेजुएला से एक नदी जाके मिल रही है, और इस नदी की हम बात करें तो ये नदी है कौन सी? ओरिनिको नदी में ये हो गई ओरिनिको, है ना। और ओरिनिको याद रखिएगा कौन सी नदी है दोस्तों? ओरिनिको। ओरिनिको नदी हो गई। और ओरिनिको नदी में यहाँ, और यहाँ से गिरता है जल इसका नीचे, यानी नीचे की तरफ जल गिरता है, और यहाँ बनता है एक जलप्रपात। यहाँ क्या बनता है? जलप्रपात, यानी पानी का ऊपर से गिरना, तो क्या कहलाएगा? एक झरना, जलप्रपात। इस जलप्रपात का नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल। एंजिल। ओरिनिको नदी एंजिल क्या बनाती है? एंजिल जल प्रपात। अब इसको याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये झरने को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजिल जलप्रपात सर कितना ऊंचा है? तो 9, तो कितना 79 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, विश्व में ऐसा ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व में सबसे ऊंचा क्या माना जाएगा? जलप्रपात एंजिल। बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा अफ्रीका में पढ़ेंगे विक्टोरिया जलप्रपात, जेम्बेजी नदी पर आएगा, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? ऊंचे की। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा? एंजिल जलप्रपात। और कहाँ पर है? किस देश में है? तो कहाँ पर है? वेनेजुएला में है दोस्तों। इसमें है वेनेजुएला में, ठीक है, यहाँ ये है। इसके बाद में देखिएगा कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहाँ इसके उत्तरी भाग की हम बात करें तो इसके उत्तर में कंपास घास पाई जाती है, कंपास घास पाई जाती है। हम बात करें इसके किसकी? दक्षिण की बात करें, अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में, तो दोस्तों इसके दक्षिणी भाग में लानोस, एक मिनट एक मिनट, उत्तरी भाग में पाई जाती है लानोस घास। कौन सी? लानोस घास पाई जाती है। और इसके दक्षिणी भाग की हम बात करें तो दोस्तों इसके दक्षिणी भाग में याद रखना घास पाई जाती है कौन सी? तो कंपास घास इस अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, कंपास घास पाई जाती है। इसके बाद में थोड़ा सा हम जानना चाहें
ये जो अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना में ग्रान चाको, कौन सी घास, ग्रान चाको घास के मैदान है, ग्रान चाको घास के मैदान है। इसके बाद में इसी अर्जेंटीना में एक और घास के मैदान है, पंपास, पंपास घास मैदान है। पंपास क्या है दोस्तों, घास है। तो ये कुछ घासों के मैंने मैदान बताए हैं तो पेपर में पूछे जा सकते हैं। यानी विश्वोत्तर, ये जो है अमेजन नदी, इसके उत्तर में लानोस घास है, दक्षिण में कंपास है, और एक इसमें भी घास मैं बता चुका हूँ, कौन सी, सेल्वास घास। और अर्जेंटीना में ग्रान चाको और पंपास घास है। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, बाकी के तमाम घास के मैदान है ये उष्ण कटिबंधीय श्रेणी में आते हैं, याद रखिए। पंपास को अर्जेंटीना का क्या कहते हैं, हृदय भी कहते हैं। पंपास को क्या कहते हैं दोस्तों, घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। तो इस तरह से ये कुछ घास के मैदान है जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों ये हमने महाद्वीप पढ़ा था, कौन सा, दक्षिणी अमेरिका। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए, और इसके बाद में नेक्स्ट महाद्वीप हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ करके व्यवस्थित तरीके से तमाम विषयों की क्लासें ले सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।